कैसे हैं सब बढ़िया सबके जीवन में। तो आज हम लोग करेंगे फोटोसिंथेसिस का फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन में पहले हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, फिर साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। पहले हम एटीपी बनाएंगे और एटीपी बनाने के बाद उसका यूज़ देखेंगे एटीपी का C3 और C4 साइकिल में, कैसे वो ग्लूकोज बनाएगा प्लांट। तो बहुत मज़ा आएगा। सिंपल तो ये है, देखो फोटोफोस्फोराइलेशन में क्या होता है अभी मैं लिखता हूँ फिर बताता हूँ। देख भाई, अगर तुमने मैं फोस्फोराइलेशन की मतलब मीनिंग बताऊँ तो फोस्फोराइलेशन होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब लाइट भी आ गई तो फोटो फोस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में हम एटीपी और एडीपी बनाएं, मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फोटो फोस्फोराइलेशन। अब जैसे कि मैं बात करूँ फोस्फोराइलेशन क्या होता है, तो फोस्फोराइलेशन बहुत सिंपल है। देख, फोस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का सिंथेसिस होना, एटीपी का सिंथेसिस होना। अच्छा, मतलब फोस्फोराइलेशन होता है एटीपी का सिंथेसिस होना, ठीक है। अब एटीपी का सिंथेसिस जो होगा, इसके लिए एक चीज़ याद रखना पहली, कि एटीपी पता है किससे बनता है, सबको पता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये हमको क्या दे देगा, एटीपी। मतलब जहाँ पे भी आपको दिखे कि एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल रहे हैं तो हमें एटीपी मिलेगा, एटीपी मिलेगा। और अगर एटीपी टूटेगा तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों चीज़ें। और एनर्जी बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी हमें पहले से चाहिए होनी चाहिए, तो वो हमें कैसे मिलती है, ग्लूकोज। जो ग्लूकोज सबस्ट्रेट होता है, हम भी ग्लूकोज ही लेते हैं ना बेसिकली, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये क्या दे देता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देता है। अच्छा, तो एनर्जी बनाने के लिए हमें थोड़ी सी एनर्जी पहले से चाहिए होती है, जो हमें कौन दे देता है, ग्लूकोज। तो फोस्फोराइलेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नोन एज व्हाट, फोटोफोस्फोराइलेशन। अब हमारी बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में भी तो फोस्फोराइलेशन होता है, नहीं होता क्या? अरे भैया, प्लांट्स में भी तो होता है कि नहीं होता फोस्फोराइलेशन। देखो, फोस्फोराइलेशन दो जगह होता है प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। कैसे होता है देखते हैं। हाँ भाई, तो जैसा आप लोग जानते हो ना, फोस्फोराइलेशन दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता ही है, स्टोर एनर्जी हाउस ऑफ द सेल या फिर स्टोर हाउस ऑफ द सेल, इसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ सेल। तो एनर्जी फॉर्म होती है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। अब किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, सबस्ट्रेट का, जो भी सबस्ट्रेट होगा। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इसलिए हम इसको बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एनर्जी कम या फिर एनर्जी फॉर्म होती है लाइट से, इसलिए हम इसको बोलते हैं फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटो मतलब लाइट और फोस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी का फॉर्मेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन पूरे स्ट्रक्चर, उसका एक्सप्लेनेशन बस वही बचता है। और वो अगर क्लियर हो गया तो आने वाले जो हमारे C3 हैं, C4 हैं, साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन कैसे एटीपी बन रही है, वो क्लियर हो जाएगा पूरा, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, उससे पहले एक चीज़ और समझो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन से पहले, कि फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो 700 नैनोमीटर वाली रेंज की जो वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, क्लोरोफिल है तो आपको पता ही है, चीफ कंपोनेंट है, उसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो फोटोसिंथेसिस है वो हो रहा है। तो फोटो सिस्टम तो ये हो गया। अब जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन जब अपन पढ़ेंगे तो उसके लिए एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रोमा में होती है, कौन सी ग्रेना थैलेकोइड्स में होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा एक ऐसी रफली स्ट्रक्चर बनाऊं, थोड़ा सा रफली स्ट्रक्चर समझ लेना। तो ये हमारे क्या है, ग्रेना, ये हमारे क्या है, ग्रेना, और यहाँ पे हमारा क्या है, स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा पे लाइट जो है, इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी के लो, वेवलेंथ के लो, वो ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 चलता है। और जो ग्रेना होता है, ग्रेना में बाहर की तरफ लाइट ज़्यादा पड़ेगी। अरे बोल आया ना, बाहर की तरफ लाइट क्या पड़ेगी, ज़्यादा पड़ेगी। तो बाहर होता है फोटो सिस्टम 1, बाहर होता है फोटो सिस्टम 1, और अंदर की तरफ होता है फोटो सिस्टम 2। मतलब कि जो ग्रेना में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों होंगे। अच्छा, मतलब अगर ग्रेना में नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन कहाँ पे चलती है, ये पता होना चाहिए कि जो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, ये कहाँ चलती है, ग्रेना थैलाकोइड्स में, ग्रेना में। अच्छा, मतलब ये जो है ग्रेना थैलाकोइड्स में चलती है, ठीक है। और इसमें मैं कुछ चीज़ें बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाना। इसमें दोनों फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, फोटो सिस्टम 2
और फोटो सिस्टम फर्स्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर होता है। मैं जो भी बोलूँ अगर नहीं आ रहा समझ में तो अभी अपन जब डायग्राम बनाएंगे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ भाई आ जाओ। तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का हमारा पार्ट है, समझना। ये हमारा ग्रेना है पूरा, और बाहर की तरफ हमारा क्या प्रेजेंट है, स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा भी है बाहर की तरफ। ठीक है, अब ग्रेना में मैंने बोला था कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी जहाँ पे फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों प्रेजेंट होंगे। तो मेरे भाई सुन, सबसे पहले क्या होता है, फोटो सिस्टम 2। एक बात याद रखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जैसे फोटो सिस्टम 2 से चलेगा ना तो फोटो सिस्टम 2 पे वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर अपन जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे वहाँ पे क्या होगा, फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो वहीं पे वापस भी आएगा। कैसे, क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा समझ में, टेंशन मत लेना, होगा क्लियर। तो फोटो सिस्टम 2 था, यहाँ पे हमारी फोटोन की वेवलेंथ मतलब लाइट आई, जिस लाइट इज़ अ फोटोन, कितने वेवलेंथ की, फोटो सिस्टम 2 है समझ लो, यस 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ की। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 पे आके पड़ी। तो फोटो सिस्टम 2 पे आके पड़ी तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को इवॉल्व किया। हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसने प्राइमरी एक्सेप्टर को दिया, जिसको वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कौन होता है, फेओफाइटिन। अभी हम लिखेंगे आखिरी में, टेंशन मत लेना। फेओफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ये देता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और थोड़ी सी ये एनर्जी भी रिलीज़ करता है बाहर की तरफ। ये 2 इलेक्ट्रॉन को देता है PQ। अच्छा, PQ क्या है, ये प्लास्टोक्यूनिन। PQ क्या है, प्लास्टोक्यूनिन। PQ किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोजन पंप की तरह। मतलब देखो समझाते हैं, इट चेंज टू PQH2। अच्छा, ये किस में चेंज आता है, PQH2 में। कैसे हो जाता है, बाहर से जो स्ट्रोमा में H+ पड़े हुए हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और PQH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे दो H+ निकले हैं उनको कहाँ डाल देगा, जाके अंदर ल्यूमेन में। ये याद रखना, ल्यूमेन का पूरा खेल है ATP बनाने में। याद रखना, बाबा बोल रहा हूँ, ल्यूमेन का पूरा खेल है ATP बनाने में। तो इसने क्या किया, बाहर से H+ लिए और अंदर डाल दिए ल्यूमेन में H+ PQH। किसकी तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन पंप की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन पंप की तरह। अब भैया हमारा ये PQH2 था, प्लास्टोक्यूनिन, जो कि H+ देने के बाद अब ये वापस क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो देता है ना, ये बहुत प्यारी चीज़ है, अगर समझ पाओ समझना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दे देता है साइटोक्रोम F को, साइटोक्रोम F। यहाँ पता 2 कंपोनेंट होते हैं, साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं और कुछ नहीं है। साइटोक्रोम F को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, फाइकोसाइनिन, प्लस टू साइन जो भी बोलना है, फाइकोसाइनिन। अब भाई बात आती है फोटो सिस्टम फर्स्ट की। ठीक है, अब बात आती है फोटो सिस्टम फर्स्ट की। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में क्या होता है, बाहर से आई फोटोन की फोटोन जिसकी वेवलेंथ कितनी है इस समय, 700 नैनोमीटर, मतलब कि 680 से ज़्यादा वाली। तो इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 ने इसको एब्जॉर्ब किया और 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया। वही 2 इलेक्ट्रॉन का खेल चल रहा, अभी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर हुआ था। कहाँ, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग, भैया नाम पे मत जाना, मैं लिखवाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक क्लियर मतलब एक रफ चार्ट बनाता जा रहा हूँ। फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस से ये जाता है फेरोडॉक्सिन के पास 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब मेरी बात सुन, फेरोडॉक्सिन जो है, यहाँ पे जो फेरोडॉक्सिन है इसके पास होती है एक खास चीज़, इसके पास होती है एक खास चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं NADP रिडक्टेस। क्या होता है इसके पास, NADP रिडक्टेस एंजाइम होता है ये, NADP रिडक्टेस एंजाइम। अभी इसका काम क्या है यार, अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, इसने क्या किया, जो NADP+ है, अभी हमें क्या बनानी है, एनर्जी। हमें ATP बनाना है, ATP बनाना है, NADH2 बनाना है, NADP+ बनाना है, जो भी बनाना है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा, बहुत नज़ाकत भरे तरीके से बाहर जो NAD+ है, जो बाहर NAD+ है उसको रिएक्शन करा देगा H+ के साथ। अच्छा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, NADPH2। NADPH2 लिख दो या NADPH+ लिख दो, NADPH2 लिख दो या NADPH2 लिख दो, NADPH लिख दो, NADPH2 लिख दो या NADPH+ लिख दो, से एक ही बात है, NADPH2। अब ये NADPH2 पता एनर्जी देता है।
अगर अभी लोग अभी आगे पढ़ेंगे ना, एक NADH2 से हमें 3 से 2 ATP मिलती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा शटल में जा रहा है। अच्छा, ये शटल क्या होता है, कोई टेंशन नहीं है, रेस्पिरेशन में पूरा क्लियर होगा। तो NADP प्लस ने H प्लस को एक्सेप्ट करके NADPH2 बदला, विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब जैसे दिमाग में ये आना चाहिए क्वेश्चन, अगर आप लोग पढ़ रहे हो सही से, कि भैया ठीक है, तो इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते थे, यहाँ पे वेवलेंथ आती थी 680 नैनोमीटर, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता था। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, अगर आप लोग पढ़ रहे हो सही से, तो ये दिमाग में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है। तो मेरे भाई, फोटो सिस्टम सेकेंड के नीचे ल्यूमन में होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर। ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर मतलब कि यहाँ पे ये H2O का इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया से H2O का इस्तेमाल करेंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे किस में, 4 टाइम्स ऑफ H प्लस, और साथ ही साथ निकलेंगे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और साथ ही साथ यहाँ पे निकलेंगी ऑक्सीजन गैस। तो H प्लस भी मिल गए, H प्लस, और ल्यूमन में H प्लस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, और 4 इलेक्ट्रॉन और साथ में ऑक्सीजन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकले, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या वापस आ रहे हैं ल्यूमन में जहाँ से निकले हैं, फोटो सिस्टम सेकंड से अगर निकले हैं तो क्या वो वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे, मतलब वापस तो आएंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे NADPH2 बनवा देंगे। ठीक है, अब ल्यूमन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये साइकिल चल रही है, H प्लस का कंसनट्रेशन बढ़ता जा रहा है। कैसे भैया, प्लास्टिकनीन डाल रहा है हाइड्रोजन पंप के रूप में, और ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर से H प्लस डलते जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ल्यूमन में जो प्रोटोमोटिव फोर्स है, लिखते जाना, जो ल्यूमन में मैं लिख देता हूँ, प्रोटोमोटिव फोर्स वो बढ़ता जा रहा है। प्रोटोमोटिव फोर्स मतलब प्रोटॉन का फोर्स, H प्लस का फोर्स बढ़ता जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब ये हाइड्रोजन ऐसे जंप कर जाएगा बाहर की तरफ, ये जो हाइड्रोजन था वो जंप कर जाएगा बाहर की तरफ, ये हाइड्रोजन जंप कर जाएगा बाहर की तरफ H प्लस, और यहाँ पे बैठा होगा कौन, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP। मतलब कि प्रोटोमोटिव फोर्स इतना बढ़ गया, और H प्लस ऐसा करना, H प्लस ऐसे बाहर निकलेगा ल्यूमन से, जिससे ये जो हमारी जो ATP सिंथेसिस, ATPase वाली जो साइट है, उसकी मुंडी घूमती है, H प्लस जैसे निकला मुंडी घूमी, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन गया, ATP बन गया। तो भाई लोग, अगर मैं इसको फिर से एक बार लपेटूँ पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, तो कुछ नहीं था, 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की हमारे पास लाइट आई, फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ी। फोटो सिस्टम सेकंड पे जैसे ही पड़ी, तो यहाँ पे नीचे क्या था, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, जिससे क्या मिल रहे थे उसको, इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा फेओफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन सी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फेओफाइटिन से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो थोड़ी सी एनर्जी देते हुए चले जाएंगे बाहर की तरफ स्ट्रोमा में, और ये जाएंगे PQ के पास। PQ किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोजन पंप की तरह। तो PQ प्लास्टिक्विनीन किस में कन्वर्ट होगा, PQH2। हाइड्रोजन को कहाँ से मिलेंगे, बाहर से H प्लस पकड़ेगा और अंदर ल्यूमन में डाल देगा, जिससे क्या होगा, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, pH कम होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा ल्यूमन। ठीक है, अब ये PQH2 2 इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम F और साइटोक्रोम B6 क्या है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, PC फाइकोसाइनिन के बाद ये जाएंगे फोटो सिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे होंगे, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होगी, इंटेंसिटी होगी, वो इस पर पड़ रही होगी, जिससे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वो जाएंगे फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन के पास क्या होता है, खास चीज़ होती है, कैसी चीज़, NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, NADP प्लस को H प्लस की प्रेजेंस में या फिर H प्लस से जोड़कर क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, NADPH2, विच इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मैंने बताया था कि ल्यूमन में H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, एसिडिक होता जा रहा है, तो H प्लस मतलब इतनी प्रोटोमोटिव फोर्स हो गई कि H प्लस फटाक से निकलेगा, जिससे क्या होगा, मुंडी सटकेगी। ये जो हमारा ATPase है, CF0 और CF0 से H प्लस निकला, CF1 की उसने मुंडी खिसकाई, तो बाहर ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बैठे ही थे कि H प्लस जैसे ही आ जाए, और उन्होंने क्या बना लिया, ATP। अब जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उसको लपेटेंगे, तो देख भाई, ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर, वहाँ से उसने क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर जो है वो वाटर स्प्लिटिंग सेंटर है, इसमें मेन आयन कौन सा लगता है, ये जो भी बोल दो, तो इसमें लिख देना मैग्नीशियम +2, क्लोरीन -, और कैल्शियम +2। इनकी आवश्यकता होती है ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और H प्लस को तो लेने के लिए, H प्लस को तोड़ने के लिए कह दो, या फिर H प्लस को निकालने के लिए, किससे, पानी से। मैग्नीशियम +2, मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीज +2, कैल्शियम -, और कैल्शियम +2, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कौन सा कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको हम बोलते हैं। अब सुन मेरी बात,
प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन कौन बना रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट सबसे पहले तो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर बना रहा है। अरे बोल हाँ या ना? क्यों भैया, यहाँ पे H+ नहीं निकल रहा क्या? और दूसरा PQ प्लास्टोक्विनीन, जो कि किसी तरह काम कर रहा है, हाइड्रोजन पंप की तरह काम कर रहा है। और फिर NADP रिडक्टेज एंजाइम कर रहा है, मतलब NADP यहाँ पे फेरोडॉक्सिन कर रहा है ना, H+ को पकड़ के NADPH2 बना रहा है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब इतना तो ये हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो चुका है। ये कहाँ पे होता है? ग्रेना थैलाकॉइड में होता है। इसमें प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ? एक्साइटेशन हुआ होगा फोटोसिस्टम सेकंड का। फोटोसिस्टम सेकंड पे कौन होगा? क्लोरोफिल ए होगा, जिससे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। फिर वही NADPH2 फॉर्मेशन हुआ, फिर ATP फॉर्मेशन हुआ, और पानी का फोटोलाइसिस। ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर पे पानी का क्या हो रहा है? फोटोलाइसिस। एनर्जी की मतलब लाइट की प्रेजेंस में टूटना पानी का, और फिर ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन भी मिलती जा रही है हमें। तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पानी से मिलती है। अभी आपने पढ़ा होगा वैसे तो। अब जैसे बता दिया, फेओफाइटिन क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। प्लास्टोक्विनीन किसकी तरह काम कर रहा है? हाइड्रोजन पंप की तरह काम कर रहा है। साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। अच्छा, आयरन, ठीक है। और PC फाइकोसाइनिन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये कॉपर इस कंटेन करता है, इसलिए थोड़ा सा ब्लू कलर का होता है। अच्छा, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये आयरन और सल्फर कंटेन करता है। ये अगर याद कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इतना भी पढ़ लिया बहुत है। अच्छा, अब एक चीज़ जो बच रही है ना, वो है केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस या फिर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यहाँ से एक MCQ की चांसेस हैं। फिर यहाँ पे हमें पढ़ना है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इन्होंने क्या ये जो प्रपोज किया था, पीटर मिचेल ने इसको प्रपोज किया था। इन्हें बकायदा नोबेल प्राइज़ भी मिला इसके लिए। अच्छा, इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो बताई कि अगर आपको एनर्जी सबस्ट्रेट बनाना है, ATP बनाना है, तो सबसे पहली जो चीज़ आवश्यकता है वो है एक मेम्ब्रेन की। अच्छा, अब एनर्जी कहाँ कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है और क्लोरोप्लास्ट में बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो भैया पता है सबको कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, तो भैया मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी बात क्या बताई कि प्रोटॉन पंप होना चाहिए। प्रोटॉन पंप जो क्या करे? प्रोटॉन को पंप करता जाए, कहाँ पे? ल्यूमन में। हाँ, तो हमें भैया ठीक है, हमारे पास प्रोटॉन पंप भी है, PQ है, प्लास्टोक्विनीन, जो कि यूज़ करता था एनर्जी को, देखा था अपन ने। और फिर तीसरी इन्होंने जो चीज़ बताई वो थी ATPase एंजाइम। ATPase एंजाइम हमने वो भी देखी थी, मुंडी खिसकती थी, H+ निकलता था। ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके क्या बना लेते थे? ATP बना लेते। तो ये चीज़ भी मेरे को भाई क्लियर हो गई। ठीक है, और चौथी चीज़ जो इन्होंने बोली थी, प्रोटॉन पंप तो था, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी होना चाहिए, क्योंकि H+ प्रोटोमोटिव फोर्स जो बन रहा था वो तभी तो निकलेगा H+, जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होगा। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट ज़्यादा हुआ, H+ फुर्ती में निकलेगा CF0 से ATPase एंजाइम की प्रेजेंस में, और मुंडी खिसकेगी, CF1 की मुंडी खिसकेगी, जिससे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या बना लेंगे? ATP बना लेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन कौन बना रहा था भैया? एक तो हमारा ऑक्सीजन इवॉल्विंग सेंटर ल्यूमन में, एक हमारा प्रोटॉन पंप, और तीसरा हमारा कौन सा था? NADP रिडक्टेज, जो फेरोडॉक्सिन के पास प्रेजेंट था। NADP रिडक्टेज फिंगर टिप्स होनी चाहिए, देखो। तो ठीक है, इन तीन रीजंस के अनुसार प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था, और ये चीज़ ज़रूरी थी किसके लिए? एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी या फॉर्मेशन के लो, एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी थी। किसने डिस्कवरी की थी? पीटर मिचेल ने। अच्छा, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्रेडियंट प्रोवाइड इनफ एनर्जी इन NCERT में भी लिखा हुआ है, अगर आपने पढ़ा है, कि जैसे ही प्रोटोमोटिव फोर्स बढ़ जाएगा, H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, H+ का प्रोटॉन नेचर बढ़ जाएगा, वैसे ही कन्फर्मेशनल चेंज, NCERT पढ़ना, लिखा हुआ है वहाँ पे कि कॉज करेगा कन्फर्मेशनल चेंज इन F1 पार्टिकल ऑफ ATPase so that the enzyme activity activates and leads to synthesis of ATP by ADP and inorganic phosphate। ये पूरी NCERT की लाइन है, आप देखना उसको जाके। उसने बोला है कि कन्फर्मेशनल चेंज, मैंने इसलिए बोला मुंडी किसकेगी, सिंपल हो गया ना, मुंडी किसकेगी, जैसे ही H+ निकलेगा और ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन जाएगी? ATP बन जाएगी। ये हमारा पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का सार था। मज़ा आया हो तो बताना ज़रूर। हाँ भाई, जाते जाते ना एक चीज़ और सुनते जाओ, ये एम्स का मतलब क्वेश्चन आया था डायग्राम से ही, NCERT में भी दिया हुआ है, अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसमें क्या बोलता है कि फोटोन आए, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोन 680 नैनोमीटर के भी होते हैं, 700 नैनोमीटर के भी होते हैं, ठीक है। ये जाएंगे कहाँ पे? हमारे फोटो सिस्टम के पास, ठीक है। फोटो सिस्टम के पास गए, यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, रिएक्शन सेंटर के पास गए, रिएक्शन सेंटर के पास भी चले गए और फिर ये जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। अब ये प्राइमरी एक्सेप्टर के पास कौन जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। जैसे मैं मान लूँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अगर यहाँ पे चल रहा होगा तो फोटोन आए 680 नैनोमीटर के किस पे गिरेंगे जाके? फोटो सिस्टम सेकंड के पे, फोटो सिस्टम सेकंड पे गिरेंगे जाके, जहाँ पे क्या होगा? हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। इलेक्ट्रॉन बनेंगे वो कहाँ पे जाएंगे? रिएक्शन सेंटर पे जाएंगे, रिएक्शन सेंटर पे जाएंगे। रिएक्शन सेंटर से ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है वहाँ पे? फेओफाइटिन के पास जाएंगे। साइक्लिक में थोड़ा सा चेंज होगा, वहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर थोड़ा सा दूसरा होगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो चलेगा वो वहीं वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन जहाँ से चल रहा है वहाँ पे वापस नहीं आ रहा है। तो बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।